न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आपदा को अवसर में बदलने की बात, बीजेपी की सरकार आने के बाद और कोरोना महामारी आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की प्रक्रिया सभी अपनी। आपदा को अवसर में सरकार किस तरह से बदल रही है, क्या बदलाव हुए हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ चिर परिचित, आप लोगों के चहेते, जो बराबर हमारे मेहमान लगातार जुड़ते हैं, चंद्रेश सिंह जी कांग्रेस से, और बीजेपी से हैं हमारे साथ सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी, और साथ ही आज एक नया चेहरा जो लोक नीति विश्लेषक हैं गौरव कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल हम लेकर सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी के पास जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर सरकार की जो यह नीति थी आपदा को अवसर में बदलने की, क्या बदला? सर्वेश जी। देखिए, इस महामारी में या आपदा में जो भी कुछ जनहित में कार्य सरकार उसको उठा रही है, कार्य कर रही है। विपक्ष ये अलग बात है कि बोल रहा है कि नहीं आपदा में अवसर ढूंढ रही है, आपदा में अवसर कर रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार अपने सिस्टम से काम कर रही है। मैं बार बार इस बात कहता हूं। आपसे हम ये पूछ रहे हैं ना कि आखिर तो आपदा यह है, महामारी जो आई है, उसको किस तरह से सरकार अवसर में बदल रही है? अवसर में क्यों बदले की, उसको बीमारी को कैसे नियंत्रित, उसके लिए वो चिंतित है, इसके लिए प्रयासरत है, उसके लिए वो कार्य अपना कार्य कर रही है, अपने सिस्टम से कार्य कर रही है। हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं चंद्रेश सिंह जी। जी, क्या आप सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी के उत्तर से संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय कोई जवाब दें, उससे देश संतुष्ट हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रखूंगा। हाँ, ये बात तो सत्य है कि इस समय मोदी की सरकार जो है वो आपदा को अवसर समझ रही है। आप बताइए, करीब करीब 2 साल पहले 25 सितंबर 2019 को भारत में आयुष्मान भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के तहत ये कहा गया था कि 10 करोड़ परिवारों को, करीब करीब 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, 5 लाख का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आज पूरे देश में त्राहिमाम है। लोग संसाधन के अभाव में मर रहे हैं, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, आवश्यक दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार क्या कर रही है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए। दूसरा बात, अभी राजस्थान सरकार ने, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज फ्री कर दिया है। यानी सारे निजी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज फ्री हो रहा है। राजस्थान सरकार ने ऐसा आदेश पारित किया। दूसरी बात, आपदा में सरकार देखिए किस प्रकार की, इतनी मूल्यहीन और निर्दयी सरकार कोई हो सकता है, इसका मैं उम्मीद भी नहीं किया था। कोरोना से संबंधित जो उपकरण और दवाइयां हैं उस पर सरकार लगातार जीएसटी वसूल रही है। ऑक्सीजन पर ये जीएसटी ले रहे हैं, रेमडेसिविर दवाई पर ये जीएसटी ले रहे हैं, वेंटिलेटर पर जीएसटी ले रहे हैं। यदि ये जीएसटी माफ कर देते इन आवश्यक दवाइयों पर, उपकरण पर, तो देश के करोड़ों गरीब परिवार का भला होता। एक तरफ लोग संसाधन के अभाव में मर रहे हैं, दूसरी तरफ संसाधन का बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रहा है, और तीसरे तरफ इन आवश्यक दवाई और उपकरणों पर सरकार लगातार जीएसटी वसूल कर देश के लोगों के साथ बेरहम व्यवहार कर रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कृत्य की जितनी भी भर्त्सना और निंदा की जाए कम है, और मैं इसकी निंदा करता हूं और मांग भी करता हूं। जी चंद्रेश जी, हम आपकी बात समझ गए हैं, दर्शक भी आपकी बात समझ गए होंगे। हम पुनः सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी के पास जाना चाहते हैं, और जैसा कि आप चंद्रेश जी ने अभी कहा, सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जैसा कि अभी चंद्रेश जी ने कहा कि
हर बात में टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी ली जा रही है। सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से परे है। ऐसा क्यों? क्या इसी को आपदा में अवसर की बात आप लोग करते हैं? नहीं देवेंद्र जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि सरकार आपदा में अवसर की बात तो सोच ही नहीं रही है। उसको तो 130 अरब जनता को बचाने के सोच रही है। तो ये लोग बार-बार वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन हो रही है, कोरोना काल में नहीं ये बातें आई थी। जब कोरोना काल में बातें आई क्या है, किस आधार पर, किस आपदा की बात कर रहे हैं? उसके बाद से ये वेंटिलेटर से और जो ये सब निराधार बातें, कोई आधार नहीं है। सरकार ये निराधार बात है, सब कुछ फ्री कर दिया है। आप बताइए, सरकार जीएसटी नहीं ले रही है। आप बताइए, सरकार दवाई पर, वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन पर जीएसटी ले रही है कि नहीं ले रही है? 5% से लेकर 22% तक जीएसटी आवश्यक उपकरणों और दवाइयों पर लिए जा रहे हैं। आवश्यक, और आप कह रहे हैं सरकार आपदा में अवसर नहीं ढूंढ रही है? नहीं, अच्छा आप बताइए, आप वैक्सीन पर लीजिए, वैक्सीन को कितना पैसा लग रहा है बताइए जरा। तो कोवैक्सीन आप बताइए ना, जीएसटी और आप हमको बताइए से लेकर 12.5% जो भारत सरकार से लेकर 22% तक इन चीजों पर जीएसटी सरकार के द्वारा वसूला जा रहा है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, उस पर सरकार आम पब्लिक से कितने पैसे ले रही है? आप हमको जरा बता दीजिए। मैं बात एक बताइए। उसके बाद से सुनिए, उसके बाद से जो भी टेस्ट हो रहे हैं, कोविड टेस्ट, सरकार कितना पैसा ले रही है इतना बताइए। तो ऑक्सीजन पर टैक्स है कि नहीं? ऑक्सीजन पर टैक्स है कि नहीं है? नहीं है, पता करिए जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर पता करिए। रेमडेसिविर दवा पर टैक्स है कि नहीं है? नहीं है। वेंटिलेटर पर टैक्स नहीं है? नहीं है। और एक मिनट, जो आप दवाई की बात कर रहे हैं और आप जिन खुराक की बात कर रहे हैं, सुनिए स्पष्ट रूप से, वो कोरोना के मरीज को नहीं लग रहा है, वो कोरोना से बचने के लिए है। उसमें भी राज्य सरकारें, सुनिए, राज्य सरकार को अलग रेट पर दवाई दिया जा रहा है, केंद्र सरकार को अलग रेट पर दवाई दिया जा रहा है, निर्यात किसी और रेट पर हो रहा है। ये सारी दवाइयों का खर्चा केंद्र सरकार क्यों नहीं उठा रही है? क्या दवाइयों का एक रेट है? गजब बात कर रहे हैं, निराधार बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप निराधार बात करें तो कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार उसका शुल्क नहीं दे रही है केंद्र को। ठीक है, बिल्कुल हम दोनों नेताओं की बात सुन चुके हैं, हमारे दर्शक भी सुन चुके होंगे। इस पर हम गौरव कुमार जी के पास जाना चाहेंगे और राय लेना चाहेंगे कि आखिर जो नीति है आपदा को अवसर में बदलने की सरकार की, वो है भी या नहीं है, या सिर्फ सरकार की बातें हवाई ही रह गई? जी गौरव जी। मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, और जो निरंतर हम लोग देख रहे हैं, ये कोई भी आपदा या कोई भी संकट काल जो होता है, वो समाज का, सरकार का और मानवता का, इन सब का आईना होता है संकट का। इन संकट की परिस्थितियों में हम समाज को जज कर सकते हैं, सरकार को जज कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों में कितनी मानवता बची हुई है उसको भी जज कर सकते हैं। वैक्सीन हमने काफी पहले शुरू कर दिया और देशों को भी निर्यात किया, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार ने कई कदम उठाए, ये भी अच्छी बात है। वैक्सीन मुफ्त में दिए जा रहे हैं कई राज्यों में कुछ चार्ज भी उस पर राज्य सरकार चार्ज देके उसको खरीद रही है। ये भारत का सबसे एक बेनिफिट ये रहा है ना कि हमारी जो मानव संसाधन है, काफी काबिले तारीफ और काबिलियत वाली मानव संसाधन है। हमने टीकाकरण में समझिए कि विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया है। 1949 में चेचक का टीकाकरण शुरू किया था सबसे पहले भारत में। जो स्वतंत्र भारत जब अपनी सरकार बनी हमारी, तो 1949 में चेचक का स्कूल स्तरों पे BCG के टीके दिए जाते थे। वहां से शुरू करके चेचक को हमने 1977 में चेचक का उन्मूलन कर लिया। पोलियो अभी हाल में कुछ वर्ष पहले पोलियो का उन्मूलन हो गया। पोलियो टीकाकरण विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण माना गया है। तो अभी जो हम टीकाकरण कर रहे हैं, इसमें भी क्योंकि मैं न इनकी बात से सहमत हूँ और न दोनों पक्षों से मैं सहमत नहीं हूँ, दोनों में कुछ कमियां जरूरत आज सरकार के स्तर पे ये देखने की है कि टीकाकरण को हम और युद्ध स्तर पे कैसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि अभी की जो कंडीशन है, WHO ने भी स्पष्ट कर दिया है
कि अभी के कंडीशन में टीकाकरण एकमात्र बचाव, और ऐसे में जो आपदा को अवसर में तब्दील करने की बात है, देखिए हर विषय के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब हम इसको नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो नकारात्मक, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार का एक छोटा सा तहसील स्तर का इलाका है, चनपटिया नाम है, बेतिया के आसपास का इलाका है। वहाँ पे चनपटिया मॉडल एक बना है, वहाँ के जिलाधिकारी ने एक इनिशिएटिव लिया था, और वो चनपटिया मॉडल के नाम से काफी अभी पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे, और इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है और दूसरी जगह भी उसकी कॉपी की जा रही है। वो मॉडल ये था कि जब लॉकडाउन पिछले वर्ष लगा था तो सारे प्रवासी मजदूरों को एक क्लस्टर डेवलप करके वहाँ पे उनको रोजगार के साधन और उनसे जो कारीगर होते थे उनसे वो उनके प्रोड्यूस कराते थे, प्रोडक्शन कराते थे और उसको मार्केट प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे भी आपदा में अवसर सृजित हुए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो निजी अस्पताल है या कुछ सरकारी अस्पतालों की लाचारी, बेबसी और कुव्यवस्था से हम लगातार वाकिफ हैं, उस पर कोई कमेंट करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिति अचानक नहीं बनी। आपदा अचानक आई है, लेकिन कोई भी सरकार अचानक से यहाँ पे है नहीं। 1947 के बाद, 1950 के बाद से हमारे देश में सरकारें हैं और अस्पताल भी तब से ही। गौरव जी, हम कहना ये चाहते हैं और जानना ये चाहते हैं कि आखिर जो सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने की बात करी थी, क्या वह नीति लागू भी की है, कर रखी है, या सिर्फ वह नीति जो लागू हुई है वो कालाबाजारी? इस प्रश्न का जवाब हाँ और ना में दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, प्रश्न क्या वो कालाबाजारियों के लिए आपका जवाब आपने 1 मिनट जैसे कि दवाओं के लिए है? जी चंद्रेश जी, हमारा सवाल सुन लीजिए आप लोग, हमारा सवाल सुन लीजिए आप लोग जी, कि आखिर जो कालाबाजारी है, जो प्राइवेट अस्पताल है और ऑक्सीजन के कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं, क्या वो उन लोगों के लिए आपदा में अवसर की बात हो रही है? सरकार भी कुछ आपदा मेरे को जरा 1 मिनट समय दीजिए। मैं गौरव जी से पहले गौरव जी से बात करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। गौरव जी से बात करते हैं, ब्रेक लेंगे उसके बाद। जी पहले गौरव जी जल्दी बताइए, क्योंकि समय ब्रेक का हो रहा है। जी तो मैं देखिए वही मैं कह रहा था कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं सरकार की तरफ से। वही मैं कह रहा था कि अस्पताल बहुत समय से हैं, लेकिन कुव्यवस्था है, और इस आपदा में एक अवसर है सरकार के लिए कि वो सचेत हो जाए भविष्य के लिए उन अस्पतालों को। अभी 6 सालों में जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था को 6 सालों 7 सालों में सरकार ने क्यों नहीं व्यवस्था में बदला? सुन लीजिए, मैं आगे वही बता रहा हूँ आपको, आगे वही उसी पे मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ सरकार ने आपदा में अवसर जो तलाशने वाले लोग हैं, जो अमानवीय, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो निजी अस्पताल है, उन्होंने भी इसे एक अवसर बना दिया है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे और जीवन रक्षक दवाओं के नाम पे जो कालाबाजारी हो रही है, इवन लॉकडाउन में लगाने वाले आपके गली मोहल्ले के दुकानदार तक कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते। तो ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, केवल सरकार के भरोसे रहने से ही सारी चीजें ठीक नहीं होगी। मतलब सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी है? यदि हमारी ही जिम्मेदारी है तो हमने सरकार क्यों बनाया है सर? जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आपदा को अवसर में बदलने की नीति सरकार की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भी चंद्रेश कुमार सिंह जी कांग्रेस से, सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी बीजेपी से और लोक नीति विश्लेषक गौरव कुमार जी। जी हम एक बार और आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला प्रश्न लेकर हम बीजेपी नेता सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी के पास जाना चाहेंगे और सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी से ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि वो ब्रेक से पहले यह कह रहे थे कि इस समय सरकार कोरोना से संक्रमण को बचाने का उपाय कर रही है लोगों को, कि लोग कोरोना के संक्रमण से बचें, न कि अवसर की बात कर रही है। तो हमारा सवाल यह है कि आखिर कोरोना आने के बाद जब पीएम ने यह उद्घोष किया कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, तो किस आपदा की बात कर रहे थे?
क्या कोरोना के बाद कोई नई आपदा की बात कर रहे थे? आखिर वह उद्घोषणा, उनकी जो घोषणा हो रही थी, वो किस आपदा पर हो रही, यही मैं जानना चाहता हूँ। जी सर्वेशनाथ त्रिपाठी। उनके कहने का जो तात्पर्य था प्रधानमंत्री जी के, वो ये था कि आपदा आई है, आप सभी अपने हौसले बुलंद करिए, सभी आप लोग अपने सुरक्षित रहिए, सभी अपने अनुसार अपने परिवार को बचाइए। ये आपदा की पहली बार आई हुई है, इसके पहले कभी हम लोग देखे नहीं थे। इसमें अवसर कहाँ है, जरा हमें बताइए। इसमें अवसर यह है, अवसर सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, ठीक से रहिए, और इस आपदा को अवसर में बदलिए। जी चंद्रेश जी, जी चंद्रेश जी। नमस्कार। देखिए, इससे पहले भी हमने एक मुद्दा उठाया था नहीं। और गौरव जी ने कहा कि हम दोनों लोगों की बातों से सहमत नहीं है। यदि मैं एक भी शब्द झूठ बोला होऊंगा तो माँ सरस्वती मेरी विद्या को नष्ट कर देंगी। मैंने आपसे कहा कि आपदा में अवसर सरकार के लिए है। सुनिए मेरी बात, सुनिए हम लोग मेरी बात सुनिए, क्योंकि इतने वरिष्ठ लोग और जिम्मेदार लोग जब ऐसी बात बोलते हैं तो सर कष्ट होता है। डीके सर आप भी सुनिए, एक मिनट आइए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। तो पहले बात, आपदा, जैसा कि अभी सर्वेशनाथ त्रिपाठी जी ने ये कहा है कि घर में रहने को वो अवसर मान रहे हैं, ऐसा है क्या? जी मैं वही बात आपसे करने जा रहा हूँ। आपदा में अवसर दो लोगों के लिए है, एक काला बाजारी करने वालों के लिए, दूसरा सरकार के लिए। पहले मैं बात कर रहा हूँ सरकार के लिए आपदा में अवसर कैसे है। गौरव जी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और गलत होगा तो आप बताइएगा कि मैंने यहाँ गलत बोला है। वैक्सीन पर सरकार 5% जीएसटी ले रही है, रेमडेसिविर दवा पर 12% जीएसटी ले रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी है, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है, पीपीटी किट पर 18% जीएसटी है, सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी है, और एम्बुलेंस जो आजकल मिल नहीं रहा है आपदा में, उस पर 28% जीएसटी है। क्या यह सरकार के लिए आपदा में अवसर नहीं है? गौर क्या है? दूसरी बात, बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और आवश्यक दवाइयों का कालाबाजारी हो रहा है, जिसको रोकने में सरकार असमर्थ प्रतीत हो रही है। तो क्या यह कालाबाजारों के लिए अवसर नहीं है? आम जनता के लिए कोई अवसर नहीं है सर। आम जनता त्रस्त है, चारों तरफ हाहाकार है, नदियों में लाशें तैर रही हैं। क्या प्रधानमंत्री पर विश्वास करके हिंदुस्तान की जनता ने कोई अपराध कर दिया? जी इतना दुर्व्यवहार जनता के साथ सर्वेश जी जवाब दीजिए। चंद्रेश सिंह जी की बातों का आप जवाब दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तो जीएसटी की बात कर रहे हैं। अवसर कालाबाजारियों के लिए है, सरकार के लिए है, क्या आम जनता के लिए अवसर नहीं है? देखिए ये कांग्रेस के नेताओं में दिमाग का काला नहीं, ये 70 साल की कालाबाजारी हुई है कांग्रेस सरकार में, कि दिमाग में यही बैठ गया है कि बीजेपी वैसा कर। 70 साल की बात छोड़ दीजिए ना पीछे। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, आप आए हैं ना, बीजेपी कांग्रेस बहुत अच्छा काम की होती, आप बहुत अच्छा काम की होती तो आप नहीं आए होते। आप आए हैं, बीजेपी आई है। क्या बात जी, हाँ ये क्या बात करेंगे लोग? आप सर जाइए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आप जवाब दीजिए ना, आप ये बात नहीं करेंगे। चलिए आप जवाब दे रहा हूँ। ये एक पोस्ट है, इसको ध्यान से देखिए। दवाइयों के साथ कौन है? ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधानसभा में हैं, और देखिए दवाइयों के साथ है, ये झूठ नहीं है। इसको देखिए, इस पोस्ट को। इनकी बात एक मिनट क्या सर, एक मिनट। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ के वसूलों से, कि खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस पोस्ट में ये लिखा गया है कि गृह विधानसभा क्षेत्र तमकुही राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूधही एवं पीएचसी तरया सुजान पर कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट सौंपा। कांग्रेस पार्टी क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है एवं किसी भी हालात में उसके साथ खड़ी है। क्या इस चित्र को कोई झूठा कर सकता है? आप कह देंगे ये झूठा चित्र है, ये कह देंगे ये झूठा चित्र है, ये स्वास्थ्य अधिकारी ले रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी दे रही है।
भाजपा के विधायक सांसद कहाँ हैं? भाजपा के मंत्री कहाँ हैं? आप मानवता का गला घोट रहे हैं। आप क्या बात अरे गला सुनिए मेरी बात, आप गला घोटेंगे, आप बात करते हैं। शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में जाकर मर जाइए। किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? अरे वो अजय कुमार लल्लू की बात कर रहे हैं। सुनिए, अजय कुमार लल्लू की बात कर रहे हैं। वो देवरिया लोकसभा क्षेत्र में आता है और कर दिया है तमकुही राज को, वहाँ को विकास देवरिया के सांसद त्रिपाठी जाकर विकास करवाया है, तो वहाँ सड़कें बनी है, बिहार में सड़कें जा रही हैं, वो अच्छी अब हुई हैं। कर दिया था और इस बार 22 में वहाँ की जनता उसको जवाब दे जा रही है वहाँ पर। और दूसरी चीज आप बताइए जो की दुनिया से दिल भर गया, गमों की दुनिया से दिल भर गया। आप सारेबाजी करिए, कांग्रेस के पास सारेबाजी करिए। प्रमाण को नहीं मान रहे हैं आप। कांग्रेस के पास सारेबाजी करने का कोई विकल्प नहीं है, न कोई मुद्दा है, न कोई नहीं है। और जनता आप लोग को हर जगह भगाती जा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी नहीं है, नहीं है जीएसटी वहाँ पर, नहीं जीएसटी है, नहीं है, 18% जीएसटी नहीं है, नहीं है, और आवश्यक है 28% नहीं है। कह दीजिए नहीं है। और मैं इसकी प्रतिक्रिया अपने मित्र गौरव कुमार से मांगूंगा, जो लोक नीति विश्लेषक हैं। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी कोरोना इलाज के लिए फ्री कर दिया, क्या भारत के दूसरे राज्य, भाजपा शासित राज्य भी ऐसा करेंगे? इतना अच्छा सरकार थी तो काहे राजस्थान विद्रोह कर दिया था वहाँ पर? राजस्थान में क्या हुआ क्या नहीं? भाई भगवान राम थे, उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, उनको भी वनवास हुआ था। सर्वेश जी, भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। आप नहीं कर सकते, आप लोग कल प्रवास होगा, नहीं होता। चंद्रेश जी, सर्वेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। देखिए, ये जो बात कर अजय कुमार लल्लू जी का तमकुही राज का, वहाँ इतनी सड़कें और इतनी जर्जर व्यवस्था थी तमकुही राज की, वो लोकसभा दौरे में पड़ता है। वहाँ मेरे सांसद डॉक्टर नमकीन त्रिपाठी ने ज्यादा विकास कराया है वहाँ पर। लेकिन अब सड़कों पे ना जाइए, स्वास्थ्य सुविधा आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, आपदा को अवसर में बदलने की घोषणा कर रहे हैं। और वो जो सोच रहे कांग्रेस वाले आपदा में अवसर बदलना, वो नहीं जारी है। कालाबाजारी जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कालाबाजारी नहीं हो रही है, कालाबाजारी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। सही बोल रहे हैं आप, दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं आप। हाँ, इधर बिल्कुल हो रही है। बोलिए कालाबाजारी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। कर रहे हैं आप लोग? आप जैसे नेता बीजेपी को गर्त में ढकेलेंगे। आप जैसे नेता कहाँ हो रही है? बताइए कहाँ हो रही है, बताइए कहाँ नहीं हो रही है? पेपर देखिए, टीवी चैनल देखिए, कहाँ नहीं हो रही है? आप एक से बताइए, सरकार आपकी बताइए, भारत में बताइए, आप पूरे भारत बताइए हमको, आप पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, बताइए जगह पूरे भारत में बताइए तो जो पकड़ा गया हो आप लोग। हाँ, कालाबाजारी हुई है, आप लोग कालाबाजारी हुई है। आपके मंच से मैं ये जिक्र दिखाना चाहता हूँ भारत की जनता को, क्या ये जिक्र बार-बार क्यों दिखा रहे हैं? जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से सरकारी स्वास्थ्य कर्मी आवश्यक सुविधाएं दे रहे हैं, ये चित्र आप झुठला सकते हैं, ये झुठला सकते हैं आप। हम दोनों लोगों की बातें सुन के बात कर रहे हैं, हम आपदा में अवसर के लिए ढूंढ रहे हैं, आप आपदा में अवसर जी की भी बातें सुन चुके। हम अब जाना चाहते हैं, लोक नीति विश्लेषक जो हमारे साथ गौरव कुमार जी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास जाना चाहते हैं और उनसे यह प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर इस समय, इस जो समय चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, इस समय आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जी गौरव जी। जी धन्यवाद अवसर देने के लिए। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे महान राजनीतिक विद्वानों ने इस बात को कहा है कि निरंकुश सत्ता को रोकने के लिए विपक्ष का मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है, और दुर्भाग्य से मजबूत विपक्ष की स्थिति अभी बन नहीं पाई है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि
आपदा में कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर सर एक मिनट, मजबूत विपक्ष ना हो बोल लेने तो दीजिए। क्या चंद्रेश जी आपको भी मौका दिया पक्ष को जाएगा। अधर्म चंद्रेश जी करने का आपको मौका दिया लाइसेंस मिल जाएगा, जाता है क्या? बोल लेने दीजिए। गौरव जी को बोल लेने दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास ही आते हैं जी गौरव जी। तो सबको मिल के, चूंकि ये आपदा हमारे घर में अगर एक परिवार में एक बाहरी आक्रमण होता है तो परिवार के सारे लोग आपसी रंजिशों को भूल के उस आपदा से निपटने की तैयारी करते हैं। तो आपने जो फोटो दिखाया, जो भी काम कर रहे हैं, सराहनीय पहल है। निसंदेह इस आपदा में हर कोई एक मानवीय चेहरा है हर किसी के पास, और उस चेहरे के साथ वो अपने लोगों की मदद कर रहा है, ये बहुत ही बेहतर चीज है। दूसरी बात की जो हम बात कर रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, अस्पतालों में मनमानी चल रही है, इसके लिए देखिए सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही अत्यधिक बोझ पड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। वास्तव में मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं जो वस्तु स्थिति है मैं उसको निष्पक्ष तरीके से आप सबके सामने रख रहा हूं। तो वास्तव में अचानक आई इस विपदा ने हमारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। लेकिन एक चीज और देखिए आप कि लोगों की मानसिकता जो है ना, कालाबाजारी को बढ़ावा देने में हम इंडियंस की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले नमक के बारे में ये अफवाह उठी थी कि नमक बंद हो गया है, नमक का प्रोडक्शन खत्म हो गया है। लोगों ने बोरे के बोरे नमक अपने घर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिना वजह अपने घर में संग्रह करना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह की हैबिट हमारे समाज में है। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उसके बहुत डिमांड है। लोग वास्तव में जो मरीज हैं जिनको उसकी जरूरत है वो तो ले ही रहे हैं, साथ साथ जो स्वस्थ है वो भी भय के कारण लेके रख ले रहे हैं। कि गौरव जी मेरा प्रश्न ये है कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है और क्या बेहतर हो सकता है? उस पे मैं आ रहा हूँ। मैं थोड़ा इन लोगों के जो सवाल आए थे मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीजें हो रही है और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है। दूसरी चीज की जो एक अस्पतालों के विषय में जो कहा जा रहा है कि मनमानी फीस ले रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं, तरह तरह के वहाँ पे भी अपराध, इस तरह के चिकित्सकीय अपराध हो रहे हैं। तो आपके यहाँ मैं एक नर्सिंग होम एक्ट लगभग 2.5 साल पहले ड्राफ्ट बनी थी उसकी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 2.5 वर्ष पहले इसका ड्राफ्ट बनाया था जो आज तक पारित नहीं हुआ। उसके कारण भी बहुत तरह की समस्याएं देखने में आई है। सरकार ने कुछ इस पे एफर्ट लगाए हैं, बहुत सारे राज्यों ने कुछ इन सारी चीजों को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। रही बात आपदा में अवसर की, तो इसका एक सकारात्मक बहुत ही सकारात्मक इसकी व्याख्या हो सकती है, और वो ये है कि आपदा में चूंकि सकारात्मक रूप से लोगों को आत्मबल मजबूत होना बहुत जरूरी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी आह्वान किया उसकी प्रासंगिकता आज भी इस रूप में है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अवसर क्रिएट कर सकता है अपने मनोबल से। दूसरी तरफ सरकार का सारा एफर्ट जो है ना, वो कोरोना से लड़ाई जंग में सारा एफर्ट लगा हुआ है। मैंने एक उदाहरण दिया था चनपटिया मॉडल की। इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कई तरह से जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण है। जी गौरव जी चंद्रेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी चंद्रेश जी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी हंसी बता रही है, ये जरूर कुछ कहना चाहते हैं। जी चंद्रेश जी बोलिए। गौरव जी मैं आपको बता दूं, यदि वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी हटा दिया जाए तो भारतवासियों को, आप जैसे और हमारे जैसे लोगों को 5,000 से 6,000 करोड़ का सहयोग मिल सकता है, जो सरकार नहीं कर रही। और आपको भी मालूम है कि पिछले 1 से 1.5 साल में कोरोना पीरियड में या 2014 के बाद देश की जीडीपी लगातार गिर रही। जब से प्रधानमंत्री जी हैं, जीडीपी गिरने का मतलब ये नहीं है किसी एक सेक्टर में मंदी आया है, इसका मतलब है कि हर सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। और अर्थशास्त्र में कोकुन का नियम है कि जब किसी देश की जीडीपी में 1% की गिरावट होती है तो बेरोजगारी 3% बढ़ जाती है, बेरोजगारी 3% बढ़ जाती है। तो बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो है, जो डेटा एनालिसिस करती हैं, उनका मानना है कि करोड़ों परिवार इस दौरान बीपीएल कैटेगरी से नीचे आ गए हैं। तो वही हुआ ना कि आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर, कि भैया हमारे मान का कुछ नहीं है, अब तुमको जो समझ में आए करो, यही आपदा में अवसर है और यही आत्मनिर्भरता है।
आप सरकार को, नागरिकों को वैसे ही पालना पड़ता है गौरव जी जैसे आप अपने नवजात बच्चे को पालते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, वोट सरकार मांगती है, नाम सरकार का होता है। जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा कि बेरोजगार जो नौजवान हो रहे हैं उसके लिए जवाबदेह कौन है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को 5,000 से 6,000 रुपया प्रति महीने सरकार के द्वारा दिया जाए, जिससे लोग अपने परिवारों का भरण पोषण, जो लोग बेरोजगारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं, उनको आप चनपटिया मॉडल सुनाकर कह रहे हैं कि वो खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएं। जब देश के अंदर मांग ही नहीं है तो उत्पादन हम कहां से करेंगे? पहले मांग तो हो। हर सेक्टर में मांग में भारी गिरावट आई है। जब मांग में गिरावट है, उत्पादन में गिरावट होगा, उत्पादन में गिरावट होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मांग में गिरावट होगा। ये अर्थशास्त्र का सिंपल सा नियम है। ये जो बातें हैं वो एक दो जगह सक्सेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं लोक प्रशासन भी जानता हूं, मैं शिक्षक हूं पेशे से। कोचिंगें बंद हो गई, कॉलेज स्कूल बंद हो गया तो मैं अपने बल पर कोई और बिजनेस कर लिया। ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ये मास के साथ, आम जनता के साथ ये फार्मूला लागू नहीं होता है। आम लोगों को आगे बढ़ने का अवसर सरकार को देना पड़ेगा और वो अवसर उनके खून से जीएसटी निचोड़ कर नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा तो कि अभी वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी हटा दिया जाए तो 5,000 से 6,000 करोड़ लोगों को मिल जाएगा और उस 5 से 6,000 करोड़ों को गरीबों में बांट दीजिए। क्या दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है बताइए गौरव जी जवाब दीजिए। जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं पक्ष या विपक्ष के उसमें नहीं हूं। मैं अपनी जो निष्पक्षता है उसको मैं रख रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप सरकार से डर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ बोलने में डर रहे हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि आप लोक नीति विश्लेषक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक हैं कि कैसे सरकार को बचाया जाए। ऐसा है, अब ज्यादा मत कहिए बात। हाँ, ज्यादा मत बोलिए। चंद्रेश जी, आप माफ करिएगा यदि हमारी बात बुरी लग गई तो, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम द्रवित हैं इस देश की जनता के हालात को देखकर सर। अरे हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लेख को मैं पढ़ता हूँ और देश के करोड़ों विद्यार्थी आपके द्वारा लिखे गए लेखों को प्रतियोगिता में पढ़ते हैं। IAS PCS की तैयारी करने वाले योजना कुरुक्षेत्र में आपके छपे हुए लेखों को पढ़ते हैं सर। आज आपसे मुलाकात हो गई, हमने आपको पढ़ा है सर। मैं भी आपके फॉलोअर्स में से एक हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ भी कहने नहीं दूंगा। आज मानवता संकट में है सर, धर्म का साथ दीजिए, मानवीय मूल्यों का साथ दीजिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे गौरव कुमार, हे मानवता के रक्षक, और दोहे सही है। हे मानवीय मूल्यों के रक्षक, हे लोक नीति विश्लेषक, हे सामाजिक विषयों के ज्ञाता, आज मानवता खतरे में है। आप मानवता का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए और जो सत्य है उसे निडर होकर कहिए, सत्यमेव जयते, सत्य को विजय बनाइए। आप कांग्रेस के पक्ष में मत बोलिए, आप भाजपा के पक्ष में मत बोलिए, लेकिन जो सत्य है उसे स्वीकारिए और सत्य बोलिए। बस यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है सर, बस यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। मैं बात कर रहा हूं, गौरव जी जवाब दे दीजिए। मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि मैं पक्ष या विपक्ष की श्रेणी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, न मैं कांग्रेस के साथ हूं और न मैं भाजपा का सदस्य हूं। रही बात कि निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखने का, आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं डर के सत्ता की के फेवर में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप और आपकी बात से मुझे ऐसा नहीं लगता। आप जो कह रहे हैं मानवता संकट में है, द्रवित है, द्रवित की भावना तो आप में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार आप शुरू से कोरोना से ज्यादा मोदी के प्रति बोल रहे हैं। दूसरी चीज, तो जिम्मेदारी कौन किसकी है, मोदी की है कि नहीं है? दूसरी चीज चंद्रेश जी सुन लीजिए। दूसरी चीज मैंने दो पक्ष दिखाया सर, एक जीएसटी बांटते हुए मोदी को दिखाया और एक ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई बांटते हुए कांग्रेस नेता को दिखाया। बहुत अच्छी बात है और मुझे जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जीएसटी की जो बात कर रहे हैं आप, जीएसटी के प्रति आपका जो ऐतिहासिक परिदृश्य रहा है
कांग्रेस पार्टी का और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो जीएसटी के इतिहास के विषय में भी आप भली भांति परिचित होंगे। खैर उन सब बातों को छोड़िए, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि भारत आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है, क्योंकि ये आपदा ने हर सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी लोगों को काफी विपन्नता की स्थिति में पहुंचाया है। लोगों को काफी इससे परेशानी हुई है। तो आपदा में अवसर की तलाश के लिए केवल सरकारी तंत्र पर निर्भरता उचित नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का ये काम नहीं है। सरकार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार का और राज्य सरकारों का और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उनका भी समन्वित दायित्व है सबका, कि वो भारत की जनता के चिकित्सकीय जो समस्याएं उत्पन्न हुई है या अन्य जो भी समस्याएं इस आपदा के कारण उत्पन्न हुई है उसको देखने का और उसके समाधान का सीधा जिम्मेदार भारत सरकार और राज्य सरकार है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो वास्तविकता है उसको भी तो समझें। हम सरकार पर निर्भरता कितना हम बढ़ाएंगे? सरकार की भी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन इसलिए भी है कि इसमें सरकार की बहुत सारे नाकामियां भी रही है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। हर सरकार, जितनी सरकार रही है आजादी के बाद से इस देश में सत्ता शासन में रही है, सब में कमियां हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सरकार परफेक्ट होती है, हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन मेरा सीधा सवाल लोगों से है, जनता से है, कि आप चूंकि इन सारे पचड़ों में अभी पड़ने की जरूरत हमें नहीं है। हम इस आपदा से बाहर निकले पहले, और इसके लिए हमें अब क्या होना चाहिए गौरव जी, क्योंकि देखिए समय नहीं है हम लोगों के पास इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए। लबोलू अब क्या होना चाहिए इस समय की परिस्थितियों में? क्या होना चाहिए? क्या आपदा में अवसर होना चाहिए? क्या ढूंढना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए और एक आम जन को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तीन दृष्टिकोण हो सकते हैं इसके जी, 3 रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो इस बीमारी के कारण जो स्थितियां बनी हैं, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं जो है उनको बहुत ही स्पीडी ट्रायल जो बोलते हैं, या काफी द्रुत गति से इसको रोकने की जरूरत है। वैक्सीनेशन की और चिकित्सा उपकरणों की, चिकित्सा संसाधनों की, उसमें सारे आ गए। चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये टीकाकरण से लेकर सारी चीजों, इसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना होगा। दूसरा है कि जो हमारी इससे जो आर्थिक परिदृश्य जो बदला है, जो हमारे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, उसके लिए भी सरकार को बहुत ही इसमें 2 तरीके से अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने होंगे। इसके लिए हमें डिमांड बढ़ाने के लिए जो हमारे मेजर्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को भी इसमें काफी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा, सामाजिक और हमारे आम जनता के जो लिहाज से जो उचित है वो ये है कि हम इन सारी चीजों को लेके जो भी एक कॉन्सेप्ट बना है, क्योंकि लोगों में बहुत स्ट्रेस है आज के समय में। जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई है, नदियों में लाशें दिख रही हैं, हर आदमी के 10, 20 परिचित, 5 परिचित कम से कम मृत्यु को प्राप्त हुए हैं इस महामारी के कारण। तो जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है ना, उसको भी रोकने की जरूरत है। और समाज में एक विघटन की स्थिति बनती है। हर महामारी के बाद सामाजिक विघटन एक सत्य है ये घटना। हर समाज एक महामारी के बाद विघटन का शिकार होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। इनको भी रोकने के लिए हमें कारगर कदम उठाने होंगे। सिविल सोसाइटी को भी इसमें जुड़ना होगा, और राजनीतिक दलों को आपसी द्वेष भूलकर इन विपदा में एकत्र होकर समन्वित प्रयास करने होंगे। जी गौरव कुमार जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चंद्रेश जी आप भी जुड़े रहे, अपना पक्ष रखे, और सर्वेश जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, अपना पक्ष रखा। तीनों मेहमानों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। SRB न्यूज की तरफ से हम आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि आपदा में अवसर की जो स्थिति है वह वास्तव में एक स्थिति सरकार के तरफ से नहीं बन पा रही है। हाँ, जो लोग सक्षम हैं अपने बलबूते पर कुछ अवसर पैदा कर ले रहे हैं, लेकिन कालाबाजारियों के लिए अवसर ज्यादा मिल रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।